प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप ने कह दिया है अगर डील ना हुई तो वो करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। और दूसरी तरफ ईरान से जवाब आया है कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं, जंग मुसल्लत हुई तो फिर दुनिया देखेगी। ये सिर्फ अमरीका और ईरान के गर्मा गर्म बयानात नहीं हैं, ये वो जुमले हैं जो एक बार फिर आलमी जंग के खतरे की घंटी बजा रहे हैं। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, दूसरी तरफ ईरान की ललकार और बीच में जारी हैं पाकिस्तान की मुज़ाकरात कराने की कोशिशें, जिन पर पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को जल्द और आसानी से घुटने टेकना होंगे, वरना हर पावर प्लांट, हर तंसीब तबाह कर दी जाएगी। यहां तक कि आबनाए हरमज की बंदिश को ईरान के लिए यौमिया $50 करोड़ के नुकसान से जोड़कर दबाव मजीद बढ़ा दिया गया है। मगर इसी कशीदगी के बीच एक हैरान कुन पेशरफ भी हुई है। ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन में मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद रवाना हो रहा है, यानी धमकी और सिफारतकारी साथ साथ चल रही है। सबसे बढ़कर यह कि सदर ट्रंप और ईरान के दरमियान बराह रास्त राब्ते की भी खबरें हैं, और यह राब्ता व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुआ है। जी, व्हाइट हाउस का वो सिचुएशन रूम जहां फैसले सिर्फ अल्फाज से नहीं होते बल्कि तारीख का रुख मोड़ देते हैं। हफ्ते के सुबह एक हाई वोल्टेज इजलास हुआ जिसमें नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर दिफा पैट हेगेस्ट और वजीर खजाना स्कॉट बेसन, चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जॉइंट चीफ के चेयरमैन डैन केन समेत अहम तरीन शख्सियत मौजूद थी। यहां सिर्फ नक्शे नहीं देखे गए बल्कि आबनाए हरमज के गिर्द फैलते बहरान और ईरान के साथ मुज़ाकरात के हर पहलू पर गौर हुआ। इतलात ये भी हैं कि इसी कमरे से सदर ट्रंप ने ईरानी हुक्काम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बराह रास्त राब्ता किया है। अब जरा ईरान का मौक़िफ़ हम आपको बता देते हैं। ईरान का मौक़िफ़ क्या है? अभी तक जो ईरान का मौक़िफ़ सामने आया है, जो उनका सरकारी मीडिया मौक़िफ़ दे रहा है, वो ये कह रहा है कि हम इस मुज़ाकराती अमल में शिरकत नहीं करेंगे तब तक जब तक जो नाकाबंदी बहरी की गई है स्टेट ऑफ हरमोज के आगे ईरान के इर्द गिर्द, उसको ख़त्म नहीं किया जाता। अब सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात इतने करीब हैं तो फिर बयानबाजी और जंग का मैदान क्यों गर्म हो रहा है? अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने का फैसला किया है। पहले से मौजूद 50,000 के साथ अब तादाद 60,000 हो जाएगी। यानी बातचीत भी और जंगी तैयारियां भी। यही नहीं, अमरीका ने अपनी कारसाज कंपनियों को भी मैदान में उतार दिया। जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसे इदारों को असलहा साजी बढ़ाने की हिदायत दी जा चुकी। मतलब मईशत भी जंगी मूड में जा रही है। अमरीकी मंसूबा यह है कि बैनुल-अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों को कब्जे में लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ इक़्तिसादी दबाव नहीं बल्कि खुली महाजराई होगी, जिसका दूसरी तरफ से सख्त जवाब आ सकता है। ईरानी आला कौमी सलामती कौंसिल ने तस्दीक की है कि अमरीका की नई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, मगर साथ ही वाज़ेह पैगाम यह दिया है कि अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ईरानी फौजी क़यादत का लहजा मजीद सख्त हो रहा है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा का कहना है कि अगर जंग दोबारा मुसल्लत हुई तो यह आलमी जंग में बदल सकती है और ईरान जदीद मिसाइलों से जवाब देगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर खातमी ने वार्निंग दी है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दूसरी तरफ यमन के हौसी भी मैदान में कूद पड़े हैं, बाबुल मंदब बंद करने की धमकी देते हुए। उनका कहना है कि ऐसी बंदिश होगी कि इंसान क्या, जिन भी बाबुल मंदब को नहीं खोल सकेंगे। सोचिए, अगर हरमज और बाबुल मंदब दोनों बंद हो गए तो आलमी तिजारत का क्या होगा? खबरें कि ईरान और अमेरिका में 2 मामलात पर डेडलॉक है। एक आबनाए हरमज जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है, दूसरा ईरान का यूरेनियम जिस पर अमेरिका को खदशा है कि ईरान एटमी सलाहियत बढ़ा रहा है। यही वो चिंगारियां हैं जो किसी भी लम्हे शोला बन सकती हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर पर भी दुनिया की नजरें लगी हैं। 28 फरवरी को जंग के आगाज और मार्च के महीने में डेडलाइंस के बाद अप्रैल में जंगबंदी, फिर नाकाबंदी, धमकियां और जवाबी धमकियों के दरमियान ये मुज़ाकरात बहुत अहम हैं। एक तरफ मुआहिदे की उम्मीद है, दूसरी तरफ जंग की तैयारियां, जिसके दरमियान इस्लामाबाद में हाई अलर्ट, नूर खान एयरबेस और एयरपोर्ट के गिर्द सख्त सिक्योरिटी है। घरों की छतों पर एहलकार तैनात हैं और मखसूस इलाकों में रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, मार्केट्स बंद करवा दी गई हैं। यह सब किसी आम दौरे के लिए नहीं बल्कि इस मुलाकात के लिए है जो तारीख बदल सकती है। क्या सिर्फ जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ही आएंगे या ट्रंप खुद भी आ सकते हैं? क्या इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का यह दूसरा दौर दुनिया को अमन की खुशखबरी सुनाएगा? यही वो तमाम सवालात और ख़बरें हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में डिकोड करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब, उसके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर वक़ार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मशरक़ वस्ता के मामलात के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं मंसूर जाफ़र साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी मोना खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और आप सबकी इजाज़त से मैं सबसे पहले इस्लामाबाद से मोना खान साहिबा से जानना चाहूँगा,
مونا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، اور جو پچھلے مذاکرات کا دور پاکستان میں ہوا اسلام آباد ٹاکس، یہ اس وقت تیاریاں دیکھ کر آپ کو تھوڑا مختلف لگ رہا ہے کیا؟ اسلام آباد کی جو صورتحال ہے مختلف بالکل بھی نہیں ہے. جو پچھلی راؤنڈ میں ہوا تھا وہی ابھی ہو رہا ہے. پچھلے راؤنڈ میں بھی یہی ہوا تھا کہ مذاکرات سے ٹھیک 2 دن پہلے ایران کی طرف سے 7 بیانات آنا شروع ہو چکے ہوئے تھے. تو اینٹیسپیٹ ہو رہا تھا کہ شاید بیک ڈراپ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ٹاکس ہوتی ہیں نہیں ہوتی، تو پھر ٹاکس ہوگی. سیم اسی دفعہ یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ ایران کی طرف سے صبح سے مطلب ہم سب جتنے بھی ڈپلومیٹک افیئرس کور کرتے ہیں وی ور فالوئنگ کہ ایران کی طرف سے کل سے کچھ بیانات آ رہے تھے. ہم فالو کر رہے تھے کہ اچھا امریکہ کی طرف سے کیا بیان آتا ہے سامنے. تو اس میں فالوئنگ پھر یہ آیا کہ امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے پہلے اناؤنس ہوا کہ اسٹیو وکٹاف اور جیرڈ کشنر آ رہے ہیں. تو جب یہ تو نام سامنے آئے تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیونکہ یہ سائننگ اتھارٹیز تو نہیں ہے because they are advisor and they are envoy for the president. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹاکس کا پھر تھرڈ راؤنڈ ہوگا شاید، یا پھر چیزیں پھر مینس کے کنکلوڈ نہیں ہوں گی. بٹ لیٹر کچھ دیر کے بعد پھر وائٹ ہاؤس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جے ڈی وینس بھی آئیں گے اسلام آباد میں. تو لیکن ابھی یہاں پہ یہ بھی ابہام ہے کیونکہ ایرانینس کی جانب سے جو پاکستانی اتھارٹیز جو ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، بیک ڈور آپ کو پتا ہے کہ ڈپلومیسی چل رہی ہے، بیک ڈور چینل چل رہا ہے، کنٹینیوسلی چل رہا ہے. ہر چیز اناؤنس نہیں ہوتی پر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ابھی یہ کنفیوژن ہے ایرانینس میں کہ یہ ایشورٹی ہو کہ وہاں سے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، کیونکہ اگر یعنی وہی صورتحال اور انتظامات لگ رہے ہیں. علی سرور نقوی صاحب، میں جس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یا سوال کر رہا ہوں اس وقت ایک خبر جو ہے وہ اس وقت پاکستانی تمام میڈیا چینلز پر چل رہی ہے ایران کے سرکاری میڈیا کو مینشن کرتے ہوئے کہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ بحری جو ناکہ بندی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا ایران مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں ان مذاکرات کے دوسرے دور کو کہ کیا اب یہ ہو پائیں گے، اور کیا یہ جو شرط رکھی گئی ہے، پہلے ایک لبنان کی شرط تھی وہ مانی گئی ہے، اب یہ بحری ناکہ بندی کی شرط ہے، کیا یہ بھی امریکہ مان جائے گا؟ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ سارا ہائی ڈرامہ ہے. یعنی کہ یہ امریکن موویز جیسے ہوتی ہیں اس میں ایران کی طرف سے جو بیانات ہیں، صدر ٹرمپ کے ہاں سے جو بیانات ہیں، اس سے پہلے سچویشن روم میں میٹنگ، ہائی پاورڈ میٹنگ، اور جناب وہ اور ان کے مختلف لوگوں کے مختلف سینیٹرز کے سٹیٹمنٹس وہ میں دیکھ رہا تھا. تو یہ کافی ایک ڈرامہ کی صورت بن گئی ہے، اور اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس میں 2 مسئلے ہیں، ایک جوہری پروگرام کا اور ایک آبنائے ہرموز کا. مین 2 ایشوز ہیں، باقی اور بھی ہیں. اور دوسری طرف یہ اگر کامیاب نہ ہوا تو جنگ پھر سے شروع ہو جائے گی، اور دونوں کے امکانات میں سمجھتا ہوں کہ برابر کے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ وہ جنگ کرنے سے گریز نہیں کریں گے، کیوں؟ اور ان کے پیچھے اسرائیل ہے، لیکن اور اسرائیل ان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. لیکن امریکہ کے اندرون ملک جو ان کے خلاف اختلاف ہو رہا ہے، جو ایک اپوزیشن بلڈ اپ ہو گئی ہے، اس کا بھی ان کو خیال رکھنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وجہ سے وہ چاہیں گے کہ جنگ نہ ہو اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے. تو یہ جو سیناریو ایک آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. اور ایک بار وہ ایک ایکسپو ہوا تھا جس میں کہ ایک ڈرامے کے آخری میں 4-5 آپشنز کی اینڈنگ ہوتی تھی، تو آپ خود طے کرتے تھے کہ کیا اینڈنگ ہوگی. تو اینی وے اس وقت all the options are there. اچھا، میں ویسے خطا کلامی کی معذرت علی سرور نقوی صاحب آپ سے اگر یہ جان سکوں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ اگر ان کو ڈرافٹ پر دستخط کرنے کے لیے شاید وہ پاکستان آ سکتے ہیں. سنجیدگی تو نظر آتی ہے کیونکہ مذاکرات کا پہلا دور بھی دونوں ممالک، دونوں فریقین پاکستان میں موجود تھے، اور دوسرے دور کے حوالے سے بھی کل تک کلیئر ہو جائے گا. امریکہ نے تو اناؤنس کر دیا، اب ایران کی جو شرط ہے اس کے بعد وہ اناؤنس ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرافٹ تک معاملہ نہیں پہنچے گا، یہ سیز فائر کو آگے بڑھایا جائے گا، یا یہ معاملہ اگر ٹیبل پر دونوں فریقین بیٹھتے ہیں تو کیا طے ہوگا، یا کہاں سے شروع ہوگا؟
دیکھیے جی میں آپ کو کہتا ہوں، دیکھیے پہلے جب 7 اپریل کو بم برسائے جا رہے تھے، میزائلز چل رہے تھے، کوئی یہ نہیں تصور کر رہا تھا کہ جنگ بندی ہوگی، اور جنگ بندی ہو گئی، اور اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول تھا، چین کا رول تھا. تو اس کے بعد دوسرا اسٹیپ جب ڈائریکٹ نیگوسیشنز کی بات ہوئی، وہ بھی ممکن کیا، پاکستان نے ممکن بنایا. وینس کی ٹیم بیٹھی اور غالب آف اور ان کے جو ہے نا مختلف لیڈرز، وہ لوگ ساتھ بیٹھے اور گفتگو شروع ہوئی. 21 گھنٹے کی مذاکرات ہوئے. اب یہ ایک اور مرحلہ ہے کہ پھر سے مذاکرات ہونے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے چانسز بہتر ہیں، اور ٹرمپ کے اوپر بھی دباؤ ہے جنگ ختم کرنے کا، لیکن وہ اپنے پبلک کو یہ دکھا رہا ہے کہ وہ لڑنے کو تیار ہے، آگے بڑھنے کو تیار ہے، اور اسرائیل کو بھی وہ مطمئن کر رہا ہے. تو بہت سے فیکٹرز، many factors are at play and we don't know yet what is going to happen. اب بریگیڈیئر وقار خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران سے زیادہ مذاکرات میں پاکستان سنجیدہ ہے، تو جو حالیہ دورے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے ایران کا کیا گیا، پھر جو خبریں ایکزیوس یا دیگر ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو سچویشن روم تھا وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اور پھر جو وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ کے دورے کیے، آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان ایک پیج پر لانے کے لیے کامیاب ہو گیا ہے اور ہم بہت قریب ہیں مذاکرات کامیاب ہونے کے؟ جی رحیم، تھینک یو ویری مچ. اچھا، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایکچولی انٹائر ورلڈ از فیڈ اپ آف دس وار، اور اگر یہ دونوں تینوں پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ پیپل آر ہیئر ٹو واچ دیئر تھیٹرکس، تو ان کی غلط فہمی ہے. تو دے شوڈ بی ڈیفینیٹلی، پاکستان ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ کیا، اس پہ بات میں کرتا ہوں کہ کیا آپشن ہے. ٹھیک ہے، آپ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑ لیں، ٹھیک ہے، وی ہیو سین اٹ فار 40 days، کتنی تباہی ہوئی دونوں طرف. تو میرے خیال میں دونوں طرف کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. دیر آر ڈیٹریکٹرز ان زائنسٹ لابی جو چاہیں گے، ڈسپائٹ کہ ان کا انیشیٹو کافی کرٹیل ہوا ہے، دیر آر ڈیٹریکٹرز ان IRGC آلسو. آئی بلیو کہ جو اتنا زیادہ ریٹورک کو اوپر لے کے گئے ہوئے ہیں، اینڈ دین آف کورس نیو کانز ہیں، پھر بھارت میں لوگ ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، بیکاز اس کے بعد ایک چائنا کا وزٹ ہونا ہے ٹرمپ صاحب کا، چیزیں سے پہلے سمیٹی جانی. 13, 14 یا 14-15 اپریل مئی کو ایک بڑا ہائی پاورڈ وزٹ ہو رہا ہے ٹرمپ کا، اور وہ سکٹل ہو جائے گا اگر یہ لڑائی آگے چلتی. ابھی آیتیں جو پاکستان نے ایک بڑی جینوئن سنسیئر ایفرٹ کی ہے، اور اگر آپ وار ٹائم ڈپلومیسی دیکھیں اس کی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ماڈرن ٹائم میں کوئی مثال ہے. لوگ کہتے ہیں چرچل صاحب گئے تھے رشیا ڈیورنگ وار، لیکن وہ ایک سیف روٹ کے ذریعے گئے تھے، بائی پاسنگ دا وار زون. وار زون میں فیلڈ مارشل گئے ہیں، 3 دن وہاں پہ اسٹے کیا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، پولیٹیکل، ملٹری، اور ان کو آئی تھنک جو خط الانبیاء ہیڈ کوارٹر وہاں پہ جانے کا موقع ملا. تو آئی تھنک ہی واز کوائٹ کلیئر کہ ایران کی لیٹس سے سینسٹیوٹیز کیا ہیں اور کیا میسیجنگ. پھر وہ کمیونیکیٹ ہوا اور اس کے بعد چیزیں چلی. میرے خیال میں یہ وار ٹائم ریٹورک جو ہے یہ چلے گا، بیکاز پہلا جب راؤنڈ ہوا تھا اس میں بھی یہی چیز تھی. دوسرا، وار ٹائم نیگوشیشن کی 4 فیزز ہیں جو ایون تھیوریٹیکلی بھی آپ دیکھیں تو بڑی کنفرم ہوتی. ایک تو ہو گیا کہ آپ نے رکوائی، پاکستان انٹروین کیا اور آپ سیز فائر کی طرف لے کے آئے. پھر دیر از آئی وڈ سے نیگوشیشنز ہوتی ہیں. پھر ایک بلیک میلنگ فیز ہے، باقاعدہ فیز ہے وار ٹائم نیگوشیشن میں، یا پریشر ٹیکٹکس، جس میں آئی تھنک ابھی ہم گزر کے وی آر موونگ ٹو دا 4th stage جہاں پہ چیزیں کلمنیشن. اور وہ میرے خیال سے میں ذرا دوبارہ اس پر آپ کی طرف آ کے یہ بھی جانوں گا، وہ لیوریج لینے کے لیے بھی ہوتا ہے، جو یہ بلیک میلنگ کا آپ نے ورڈ کہا کہ وہ دونوں طرف سے اپنی پاور شو کی جا رہی ہوتی ہے. میں ذرا منصور جعفر صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. منصور جعفر صاحب، اب یہ تمام خبریں میں نے انٹرو میں بھی بتا دی، اور ہم نے ایران کا رسپانس بھی دیکھ لیا، امریکہ کا رسپانس بھی دیکھ لیا، پاکستان کی کوششیں بھی دیکھ لی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ ہمیں کتنا ہوپ فل ہونا چاہیے ان مذاکرات کے حوالے سے، اور کیا ریزرویشنز ہو سکتی ہیں ان فریقین کی جانب سے؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیں جی، جہاں تک تو ابھی اپ کمنگ مرحلہ ہے دوسرا، خاص طور پہ ٹاکس کے حوالے سے، یقیناً وہ ایک بڑا پرومسنگ اس لحاظ سے دکھائی دیتا ہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ جو ہوم ورک کیا گیا ہے وہ بڑا ہی افیکٹو ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی ڈپلومیسی اس ضمن میں بڑی ہی، میں سمجھتا ہوں وہ میننگ فل ہے. بالخصوص ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ تہران، اور یعنی بڑا غیر اعلانیہ اور بڑا غیر متوقع، اور 1 دن کا تھا لیکن وہ 3 دن تک محیط رہا. اسی طریقے سے جو وزیر اعظم صاحب کا
मुख्तलिफ अरब और यूरोपीय कैपिटल्स का दौरा, तो वो यकीनन एक बैकएंड पे जो एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश है, खासतौर पे उन हम ख्याल मुल्कों का कि जो इस कज़िये से किसी न किसी तरीके से मुतासर भी हैं और इसका जल्द हल भी चाहते हैं। लेकिन क्या किया जाए कि ऐन जब जुमे का दिन आता है तो उस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है या उसके बाद का जो वीकेंड होता है उस पर वो कोई ऐसी कैफियत में मुब्तला होते हैं जिसे अगर हैप्पी फ्राइडे का नाम दिया जाए तो शायद बुरा ना होगा। तो उसमें वो इसी नौयत के ऐलानात के हम लताड़ के रख देंगे, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे अगर फलां काम ना किया गया। तो उसके बाद जब वो वीकेंड ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद वो अमन का एक दोबारा फाख्ता बन के दुनिया के सामने नजर आ जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे उस पूरे जो मुज़ाकराती अमल है उसको तहवाला करके रख देता है और इसी वजह से फिर ईरान जो है उसका वो जो बदएतमादी का एक ज़ाहिर है 4-5 दहाइयों का अरसा है, उसमें एक नई जहद का इजाफा हो जाता है और वो नहीं चाहते कि ईरान कम से कम इस मौके पे जो भी उसके पास लीवरेज मौजूद है उसे बगैर किसी ऐसे टेंजिबल गेन के वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे या अमेरिका के ठीक है, सामने यानी ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। मैं ज़रा बाकी पैनलिस्ट से भी ये जानूंगा कि जो बयानात हैं ये किस हद तक मुतासर कर सकते हैं जो हमें सोशल मीडिया या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो जहां पर बयान दे रहे हैं। लेकिन मुन्ना साहिबा, ये जो सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद भी कहा था, जैसे मैं पहले मेंशन कर चुका, कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं। तैयारियां देखकर क्या लग रहा है? सोशल मीडिया पर तो बहुत बहस हो रही है कि जिस तरह की तैयारियां इस्लामाबाद के अंदर की गई हैं, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद आ रहे हैं और पिछली जो तैयारियां की गई थी उससे ज़्यादा की जा रही हैं, सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, होटल्स की बुकिंग भी ज़्यादा की जा रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं? इसका रीजन ये है कि क्योंकि अगर प्रेसिडेंट आते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे फिर अमीर कतर को भी एक्सपेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे मिस्र से भी एक्सपेक्ट करेंगे लीडरशिप को, फिर हम यहाँ पे तुर्की से भी लीडरशिप को एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये जो पहली हमारे पास रिपोर्ट्स थी वो यही था कि 10 कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो फिर यूरोपियन कंट्रीज से भी कुछ हेड्स ऑफ स्टेट्स के इस्लामाबाद में आने की इतलात मौजूद हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मुंसलिक हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस्लामाबाद आने से। तो ये चीजें सारी मुंसलिक हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से। अब यहाँ पर एक और अहम चीज आपको बता दूं, तो यहाँ पर एक अहम चीज ये है कि अब जो अमेरिका के जो प्रोटोकॉल्स हैं सीक्रेट सर्विस के, अब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट it can't be at the same region, at the same country, at the same time. तो it's not about Pakistan, it's about any place. तो अब अगर जेडी वैंस के आने का ऐलान हो चुका है तो इट मीन्स के अभी प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं आएंगे। और अगर आके यहाँ पर एक राउंड होता है और इसी कंटिन्यूएशन में, हम ये नहीं कहते कि हम थर्ड राउंड में जाएंगे, इसी कंटिन्यूएशन में ये पॉसिबल हो सकता है कि ये चीज़ें दो डायलॉग्स जो है 2 या 3 दिन चलें और फिर उसमें ये हो सकता है कि बाद में एंट्री हो सकती है मजीद हाई लेवल की अगर ये नौबत आती है तो। लेकिन असल में डिप्लोमेसी में आपको भी पता है कि चीज़ें चेंज होती हैं, पल पल में चेंज होती हैं। तो जब तक कि जेडी वैंस अब जहाज़ पे बैठ नहीं जाते तब तक वी कांट बी श्योर कि इफ़ ही इज़ एक्चुअली कमिंग और बेबी प्रेसिडेंट ट्रंप का। अच्छा अली सरवर नकी साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात उम्मीद है और इंशाल्लाह कामयाब होंगे, ये सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को देखते हुए अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और जो शराइत रखी गई हैं उसमें से ये शर्त भी मान ली जाती है कि ईरान पर जो सैंक्शंस है वो हटा दी जाएँ, तो क्या मिडल ईस्ट की जो दीगर स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, क्या वो इस ईरान को कबूल करने के लिए राजी होंगी? न्यू ईरान जिस पर सैंक्शंस ना हो, जो तरक्की कर सके, जिसके पास रिसोर्सेज मजीद आ सके, और खुद अमेरिका भी इसके लिए एग्री करेगा? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस पे सोचा जा सकता है। मैं समझता हूं कि यानी ये इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन ट्रंप ने खुद कहा है कि अगर मसले हल हो जाएं तो ईरान के लोग बड़े बड़े ग्रेट लोग हैं और हम उनकी मदद करेंगे, बड़े बहादुर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये इस वक्त देखना है कि ये जो तीसरा मरहला है, द थर्ड स्टेज एंड द सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स, ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले ये सब मिलेंगे, ईरान के मुतालबे सैंक्शंस हटाने के हैं, रिपेरेशन के हैं जो उसको नुकसानात हुए हैं, उसके अलावा एटमी प्रोग्राम और अब आबनाए हुर्मुज का मामला है, और बहुत से और छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं। तो ईरान उन पे
अड़ा रहेगा। मसूद पेशेश्कियान का एक बयान आज जो है बड़ा सख्त था कि हु आर दे टू टेल अस व्हाट टू डू। तो ये ईरान तो ऐसे नहीं मानेगा, और हम लोग अपनी जगह कायम हैं, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जंग की तरफ ये ना जाए। अव्वल अभी तो द ऑब्जेक्ट शुड बी टू स्टॉप द वॉर। जो बॉम्बिंग फिर से शुरू हो जाए, मिसाइल्स फिर से चलने लगे, तो उस बाद इस खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान दो अप्रोच रख रहा है, एक इलाकाई जिसमें मिस्र, तुर्की, कतर, सऊदी अरब इनके वज़राए ख़ारजा को उनसे मशवरा करके उनसे राब्ते में हैं। दूसरा हमारा अप्रोच ये है कि हम ईरान को मशवरा दें कि ईरान कुछ टोन डाउन करे। तीसरा अमेरिका से भी हमारा राब्ता है। इस वक्त पाकिस्तान अकेला मुल्क है ज़ौक़ साहब जो कि सारे सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स से उसके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, चाहे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके। तो ये पांचों सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स प्लस हम खुद इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं। पाकिस्तान इज यूनिकली प्लेस्ड एट दिस टाइम टू प्ले अ वेरी की रोल। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें और एक मौका आया मैं है। कता कलामी की माजरत अली सरवर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और अल्लाह ताला ने हमें ये जो इज्जत बख्शी है हम उसको पूरी दुनिया के अमन के लिए भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मैं बगड़िया वकार साहब आपसे अगर मुख्तसरन जान सकूं, वक्त महदूद है, आपने जैसे वो बात की थी कि ब्लैकमेलिंग वाले हवाले से, लेकिन एक तरफ हमें पता है जंग चल रही होती है, डिप्लोमेसी भी चल रही होती है, लेकिन जिस किस्म के बयान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार दिए जाते हैं, क्या उससे ये मुज़ाकराती अमल मुतासिर हो सकता है? जी, आजकल डिजिटल डिप्लोमेसी का दौर है, लेकिन ट्रंप की एक्सट्रीम्स है, अच्छी साइड पे भी और बुरी साइड पे भी, एंड यू हैव टू लिव विद इट, क्योंकि सारी दुनिया, अमेरिकन खुद दे आर लिविंग विद इट। तो आई थिंक उसको एज अ नॉर्मल, अभी आप देखें थोड़ा इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लें, सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर को हुए साल हो गया, साल होने वाला है, और अभी तक वो लगे हुए। तो ये चीजें देखें चलती रहेंगी, रिटोरिक होगा, थ्रेट्स होंगे, अल्टीमेटली एक मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है, और जो ईरान की मेन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है, आई हैव अ लॉट ऑफ होप। एक तो ये चार मुल्कों का जो स्टेप जिसको बोल रहे हैं, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान, सॉरी इजिप्ट एंड पाकिस्तान, ये आई थिंक खित्ते की सिक्योरिटी को संभालने की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, एंड दिस इज नीड ऑफ द आवर, ताकि बाहर से इंटरफेयर ना हो। एंड देन वी आर टॉकिंग ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ईरान, जहाँ पे बड़ी डिस्कोर्स है, इतना पोटेंशियल है, कह रहे हैं अगर ये हो जाता है और एक नॉर्मलसी में आ जाता है ट्रेड वगैरह और रीजन में, तो वी आर एडिंग 5 to 10 ट्रिलियन डॉलर। यानी बहुत कुछ इस जंग के बाद तब्दील होता हुआ नजर आएगा, बहुत से नए इत्तेहाद हमें बनते हुए नजर आएंगे। मोना खान साहिबा, पिछले जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें अब्बास अराक्ची साहब की ये स्टेटमेंट थी कि वी वर इंचेस अवे, लेकिन फिर मुतालिबात बढ़ा दिए गए जिसकी वजह से मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। इस बार क्या जहां पर ये पॉज हुए थे वहां से ये आगे बढ़ेंगे, या कुछ नई चीजें भी टेबल पर होंगी जिस पर बात होगी? वैसे मेरे ख्याल से जो जहाँ पे बात पॉज हुई थी, वो चीज़ें जो थे वो ब्रिज हो चुके हैं। फील्ड मार्शल का जो दौरा तेहरान था वो ऐसे ही नहीं था, और वो भी वहाँ पे 3 दिन स्टे करना, सो इट वाज ऑन पर्पस टू मीट द पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल एज उनके जो हामनाई साहब हैं उनसे, और जो IRGC के जो हेड्स हैं उनसे मिलना मकसद था, क्योंकि ईरान के अंदर भी जो हम देख रहे हैं कि कुछ रिफ्ट चल रही है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल साइड से कुछ बयान आता है और फिर IRGC का कुछ बयान आता है, तो उन चीज़ों को भी ब्रिज करना बहुत जरूरी था। तो ये फील्ड मार्शल का जो दौरा था वो बेसिकली इसीलिए ही था कि कुछ अगर इत्मीनान का फुकदान है या कुछ रिजर्वेशंस हैं या कुछ कंसर्न्स हैं ईरानियन साइड से, तो वो उनको वहां पे जाके बैठ के एड्रेस किया जाए उनके लिए, ताकि ये जो इशू है, क्योंकि ईरान का भी यही है कि वो भी आर्जी सीज फायर की तरफ नहीं जाना चाहते। उनके जो 10 पॉइंट एजेंडा में जो सबसे पहला नुक्ता है वो यही है कि वी वांट द गारंटी कि ईरान पे एवर अटैक कभी भी नहीं होगा, नॉट फ्रॉम द एनी साइड, फ्रॉम द एनी कंट्री। तो ये इस गारंटी के लिए ये सारी चीजें हो रही थी। तो दैट्स व्हाई फील्ड मार्शल विजिटेड ईरान। तो आई थिंक कि वो जो जहाँ पे आप कह रहे हैं कि बात फंसी हुई थी यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
क्रॉस के लिए और इसके अलावा जो एसेट्स हैं जो अनफ्रीज करने हैं, इन सब चीजों यानी के लिए तो कंटिन्यूटी I guess होगी कि उसी ये जो प्रोसेस की, gaps ये हैं ना, जो बयानात की हद तक बाकी चीजें हैं अपनी अपनी आवाम को कायल करने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार मुनासिबा मुज़ाकरात के अंदर ये कहा था कि चाइना का जो रोल था सीज फायर में ईरान को लाने के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। सो डिप्लोमेटिक हल्के क्या बात कर रहे हैं वहां पर इस वक्त, इस बार चाइना का इन मुज़ाकरात में क्या रोल है? चाइना का और रशिया का रोल ईरान के लिए तो डेफिनेटली चल रहा था और चल रहा है, लेकिन जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अगर चीजें साइनिंग सेरेमनी की तरफ जाती हैं या एग्रीमेंट सील होने की तरफ जाता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट द हाई लीडरशिप फ्रॉम द चाइनीज और रशियन साइड, बट आई थिंक अमेरिकन्स आर नॉट कंफर्टेबल विद देम फॉर देयर लीडरशिप टू कम हियर फॉर दिस पर्पस। तो इसमें फिर ये चीजें अब फिर बैक एंड पे रह के ही होंगी एज फार एज पर माई सोर्सेज। अच्छा, मैं मंसूर जाफर साहब आपसे अगर ये जानूं कि अगर ये खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ये ईरान के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये वॉर का दूसरा फेज? ईरान तो ऑलरेडी यानी एक लिहाज से रिसीविंग एंड पर है, वो डे बाय डे उसकी मईशत जो है वो गिरावट का शिकार है, उनका इकोनॉमी, उनकी दाखिली सलामती, सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग एट स्टेक। लिहाजा ईरान के पास तो खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई ज़्यादा खोने के लिए है तो वो यकीनन अमेरिका के पास है और उसके इत्तेहादी इसराइल के पास है, क्योंकि जो इस वक्त जंग की तबाहाली के बावजूद जो है वो इस वक्त जितने दाखिली तौर पे बड़े बड़े सियासी बहरानों में घिरे हुए हैं, अगर ये जंग बंद ना हुई और इसको हकीकी मानों में एक कॉमन ग्राउंड तलाश करके इसका कज़िया हल ना किया गया, तो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इन्हीं मुल्कों को और एट द लार्ज स्केल दुनिया को यकीनन मौजूद है। इकोनॉमी खास तौर पे तहवाला है, तो ईरान तो यकीनन इस वक्त उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो कहे कि जी मेरे पास ये विक्ट्री कार्ड है, मेरा जो मुंजमद एहसास है वो मुझे दुरुस्त फरमाने आप। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली सरमन नकी साहब, ब्रिगेडियर वक़ार खान साहब, मंसूर जाफर साहब और मोना खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक वापस आएंगे और बात करेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मजीद दरारें पड़ती जा रही हैं, इस पर तफसीलन बात स्टे विद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पीटीआई की सियासी कहानी अब जलसों की कामयाबी की नहीं रही, बल्कि ये पार्टी पर कंट्रोल की जंग बन चुकी है। वो पार्टी जिसे अपनी मकबूलियत पर नाज है, अब उसके अंदर से दरारें नऊदार होने लगी हैं। रहनुमाओं में धड़ेबंदी तो पहले से चल रही थी, मगर अब एक दूसरे के खिलाफ जुमले सख्त और लहजे तल्ख हो गए हैं और सफों में फैली बेचैनी खुलकर सामने आ रही है। मर्दान का जलसा महज एक जलसा नहीं था, ये वो आईना था जिसमें पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और तकसीम पूरी शिद्दत से नजर आई। जराए बताते हैं कि अपने ही इत्तेहादी नाराज हो गए हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने पीटीआई से रास्ते जुदा कर लिए हैं या फिर पीछे हटने का फैसला किया है, और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान बनी है, जिनकी सख्त तनकीद से इस इत्तेहाद की डोर कमजोर पड़ गई। महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास ने मर्दान जलसे में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ इनकार नहीं, ये एक वाज़े पैगाम है। महमूद खान अचकज़ई के तहफ़्फ़ुज़ात ने सूरत हाल मजीद वाज़े कर दी। कहा गया कि कारकुनान मुश्तिल हैं, माहौल गर्म है, खदशा यह भी है कि जलसे में लीडरशिप के साथ बदतमीजी हो सकती है। सवाल उठा, या किसने भड़काई? जवाब मिला, अलीमा खान। और सबसे बड़ा सवाल, फैसले कौन कर रहा है, इसका किसी को नहीं पता। जराए के मुताबिक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई ने जलसों और एहतजाज का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया, मगर पिंडी का जलसा हो या फिर मर्दान का, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बराह रास्त ऐलान कर दिया। अचकज़ई साहब को एतमाद में नहीं लिया गया। रावलपिंडी जलसे में भी यही हुआ, बार बार नजरअंदाज, ऊपर से अलीमा खान की तनकीद, जिसके बारे में सलमान अकरम राजा ने खुलकर कहा यह अचकज़ई साहब को जानबूझकर खाइब किया गया। यही नहीं, उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि बानी की बहनें सियासी मामलात को नहीं समझती। यह इशारा था या तनकीद? बात यही खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब भी बानी से मुलाकात होगी इस्तीफा दे दूंगा। यह वो मकाम है जहां इख्तलाफ राय इख्तलाफ से ज्यादा सब्र खत्म होने की तरफ इशारा है कि अलीमा खान की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। सूरत हाल यह है कि सीनियर रहनुमा तल्ख लहजे में जवाब देने लगे हैं। यह वो मरहला है जहां जमातें कमजोर पड़ती हैं, क्योंकि सियासत में सिर्फ नजरिया नहीं चलता, नज्म भी चलता है, और जब नज्म बिखर जाए तो नजरिया भी नहीं रहता। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इत्तेहादी साथ छोड़ने लगे हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का पीछे हटना खतरे का सिग्नल है। अगर आज जलसे पर इख्तलाफ है तो कल तहरीक में क्या होगा? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही है कि जो कारकुन के जहन में है कि जब रहनुमा एक दूसरे पर तनकीद करने लगे तो फिर बानी पीटीआई की रिहाई का ख्वाब कैसे पूरा होगा। इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
हुमायूं मोहम्मद साहब, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ये जो इस वक्त पार्टी के अंदर इख्तलाफ मौजूद है, जिस पार्टी ने यकजा होकर एक तहरीक चलानी थी और उसी पार्टी के अंदर अब मुख्तलिफ धड़े नजर आ रहे हैं, पार्टी के अंदर ही इख्तलाफ राय वाज़े हो रहा है, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मुश्किल में पड़ गई है और इस बार हुकूमत नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसको डाल रहे हैं। अच्छा देखिए, जो जो मुझे समझ आती हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे कोई खफगी है। तनकीद करना, मतलब आप उसको क्रिटिक भी कह सकते हैं, क्रिटिक इज नॉट अ बैड थिंग, आप उसको क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं। क्रिटिसिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, क्रिटिक इज अ डिफरेंट थिंग, इनमें भी फर्क होता है। उसमें जो मुझे पता चला है वो ये था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि यार जो जो जिस चीज के लिए वन ऑफ द थिंग्स जिस लिहाज से था कि उन्होंने बातचीत करनी थी, वो उसमें जरा स्लोनेस थी, जो मेरा अंदाजा है। लेकिन इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ तक मुझे पता है इसमें कोई इस किस्म की बात नहीं थी कि कोई वो खफगी है, कुछ है। वो अपना लगे हुए हैं, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो मेरे ख्याल में वो कर रहे हैं। रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की बात, तो उसमें ना तो अचकज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का हिस्सा हैं और ना अलामा साहब हैं। उनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, वो उनके चेयरपर्सन भी हैं। उनको ऑपोजिशन लीडर बनाया गया क्योंकि वो ऑपोजिशन में एक पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से हैं। ऑपोजिशन में जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ी जमात हो उन्हीं का लीडर हो, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लेकिन सेनेटर साहब, यहाँ पर मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जिस तरह बयान कर रहे हैं उतना सादा है नहीं। ये वही महमूद खान अचकज़ई हैं और वही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है जिसके हवाले से कहा गया कि इमरान खान ने इनको इख्तियार दिया कि ये जलसे का या तहरीक का या मुज़ाकरात का फैसला करेंगे। उस वक्त खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि जो भी ये फैसला करेंगे हम उनके साथ जाएंगे। अब ये खबर है कि उनको एतमाद में ही नहीं लिया जा रहा और जो इख्तियार इमरान खान ने उनको दिया था वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ले रहे हैं। तो ये इख्तलाफ सामने आ रहा है जो कि इमरान खान की हिदायत के बिल्कुल ऑपोजिट जाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, इसके डिटेल्स का मुझे नहीं पता होगा कि उनको एतमाद, मेरे ख्याल में सबको पता था कि वो जलसा है। इस जलसे का ताल्लुक मेरे ख्याल में उससे नहीं है कि एक एहतजाज या उस लिहाज से नहीं था। इसका जो मेरी नजर में, अगेन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताना चाहता हूँ, मेरी नजर में ये था कि ये जो इमरान खान साहब और बुशरा बीवी साहबा के साथ जो उनके हेल्थ के लिहाज से जो कंसर्न्स हैं, आपने सुना होगा कि बुशरा बीबी साहबा के भी आंख का रेटिनल डिटैचमेंट हुई है, जिसका फिर उनका ऑपरेशन हुआ है और वो ऑपरेशन के अगले दिन डिस्चार्ज हो गई थी और वो जेल में है। और आज उनकी बेटी का ट्वीट भी आया था कि उनका ज़ाहिर है बेटी है, वो उनका दिल बहुत खफा था कि मेरी वालदा का इतना सीरियस ऑपरेशन हुआ है और वो जेल में अकेले टाइम गुजार रही होंगी, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के मजालिम जो ढाए जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसके थोड़ा सा उसके आप एहतजाज कह लें या उसको लोगों को बताने के बारे में कह रहे हैं, ये चीजें अपनी थी कि इमरान खान के साथ यही तो एहतजाज है सेनेटर साहब। इसी बात पर तो तहरीक चल रही है कि इमरान खान को रिलीफ फराहम किया जाए या किसी तरह करवाया जाए और यही तो तनकीद की जाती है। अलीमा खानम कहती है कि जिन वकला को ये इख्तियार दिया गया था वो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम नहीं देते। लेकिन सलमान अकरम वाला साहब का बयान में आप कहते हैं तो पढ़ के सुना देता हूं एक बार फिर से, जो 2-3 दिन से मीडिया की जीनत है। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अलीमा खान ने अडयाला के बाहर इकट्ठे होने की कॉल दी, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक लोग नहीं आए। साथ उन्होंने कहा कि अलीमा खानम को अपने भाई से मोहब्बत होगी मगर वो सियासी लाहेअमल नहीं दे सकती, सियासी लोग ही सियासी फैसले करेंगे। तो फिर फैसला कौन करेगा? देखिए, अब इसमें सिंपल मेरी नजर में एक सिंपल आपने डिफाइन करना है दो चीजें। नंबर 1 एक फैमिली है और नंबर 2 एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैमिली का ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ नहीं है। फैमिली का रिस्पेक्ट है, फैमिली के बहुत कदर है। उनकी जो तकलीफ है अपने भाई की वजह से या अपनी माँ या अपने वालिद साहब की वजह से, हमें उस तकलीफ का हम अंदाजा भी शायद ना कर सके।
लेकिन हम कोशिश करना चाहते हैं कि भाई वो जितनी तकलीफ है उतनी ही तकलीफ हमारी भी है। हम लोग बाय चॉइस इमरान खान के साथ हैं, वो लोग बाय डिफॉल्ट हैं। उनका भाई है, पैदा हुआ था उसी घराने में, बचपन से हुए। हम लोगों ने शऊर में आने के बाद उस शख्स के साथ हम खड़े हुए, उसके मुश्किल में खड़े हुए। तो वो जो बाय चॉइस जो आप चीज लेते हैं ना, उसका बहुत बड़ा एक आप ये समझ लो उसकी कदर बहुत बड़ी होती है, उसके लिए इंसान बहुत कुछ कर देता है। और आपने देखा होगा 26 नवंबर में जिस तरीके से लोगों ने इन जालिमों की गोलियां खाई हैं, उस शख्स के लिए, जिस तरीके से उस शख्स के लिए हजारों लोगों ने अपने 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 बच्चों की और इधर उधर सारी कुर्बानियां दी हैं। लोग जेलों में, लोगों के ऊपर झूठे केसेस है। आज इन लोगों ने सारा जुडिशियल सिस्टम को तबाह करके सिर्फ इस वजह से कि उस एक शख्स को सजा देने के लिए अभी रिसेंटली एक और इन लोगों ने एक्ट पास किया है या वो बिल पास किया है कि जी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना, अब वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज। लेकिन सेनेटर साहब, मामला ये है कि अगर कोई बाय डिफॉल्ट है या बाय चॉइस है, पार्टी के वर्कर्स तो देख रहे हैं कि किसकी तरफ देखना है। अब जो लोग बाय डिफॉल्ट उनके साथ हैं, लोगों की अटैचमेंट भी उनके साथ ज्यादा होगी क्योंकि वो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, और जो बाय चॉइस उनके साथ हैं वो भी इख्तलाफ राय कर रहे हैं। तो पार्टी का वर्कर अभी आपको देख रहा है, तो फिर किसकी माने, फैमिली की माने या सियासी कमेटी की माने? देखिए, वर्कर को डेफिनेटली फैमिली को रिस्पेक्ट और सपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन वर्कर के ऊपर लाजिम है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को फॉलो करे, उनके अहकामात को फॉलो करे। जैसे आज मर्दान का जलसा जो हुआ है वो बहुत जबरदस्त जलसा था, और उसको सुबह कराने का मकसद ये था कि इन अंधों को कुछ नजर आए कि अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। इन अंधों को समझ नहीं आती, अकल के जब कोई अंधा हो जाए ना उसको आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वही दोबारा मैं बात बता रहा हूँ, सलमान सफदर राजा साहब को मेरी नजर में जिस पोजीशन वो बैठे वो बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है, दो वजह से। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थोड़ी सी जरा ऑब्वियसली जो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो हर जमात में होती है। हर जगह जमात के अंदर एक दो धड़े होते हैं, तभी तो इंटर पार्टी इलेक्शंस होती हैं। अगर जमात के अंदर धड़े ना हो तो इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल जमात है। ये बात किसी और पार्टी में तो नहीं सुनी गई कि किसी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह रहा हो कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, मुझ पर तो ये ओहदा थोपा गया है, मैं तो 2 दफा कह चुका हूं इमरान खान को कि मैं ये ओहदा नहीं रखना चाहता। इस तरह भी खुलकर कोई नहीं कहता। ये उन्होंने गलत किया, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और अगर फर्ज करे, देखिए फर्ज करे अगर मैं हूं और मैं ये समझूं कि ये मेरे ऊपर थोपा किया है और मैं ये समझूं कि यार मैं ये नहीं कर सकता, देन आई शुड एक्चुअली quit that thing and let somebody कि जो ये कर सके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मुझे एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर, एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी मेंबर, मैं कहूंगा कि यहाँ पे उनको देखिए हो जाते हैं ये छोटे मोटे अल्फाज, इतने कोई वो नहीं होते, लेकिन कहना नहीं चाहिए था, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। He should have come out strong, he should have come out loud, he should have stand tall। वो कहते हैं कि जी ये मुश्किल है, मुझ पे मेरे ऊपर सोच के ही उन्होंने ये एतमाद किया होगा, and I'll do everything within my power। जो मुश्किलें होंगी आती हैं, लेकिन आपको वहां पे साबित कदम ये कह देना कि मुझ पे ठोसी गई थी, I think that's a little bit too much। वो मुझे ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से अपनी पार्टी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सुबह पंजाब के शहर जेहलम में मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की अकेडमी पर फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग करने वाला मुलजिम जवाबी कार्रवाई में मारा गया, जबकि अलामा साहब महफूज रहे। इस वाकये की जो फुटेज सामने आई, इस वीडियो में शलवार कमीज पहने मुसल्ला शख्स को जमीन पर लेटे फायरिंग करते देखा जा सकता है। इतलात के मुताबिक मुसल्ला शख्स 9 mm पिस्तौल के साथ अकेडमी के अहाते में दाखिल हुआ और जमीन पर लेटकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हमलावर ने पुलिस को देखकर भी फायरिंग जारी रखी, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मौके पर ही हलाक हो गया। ताहम इस दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ।
पुलिस के मुताबिक हमलावर की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी और इसकी तहकीकात जारी हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जिस वक्त ये वाकया पेश आया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अकेडमी के बाहर मौजूद थे जहां वो लेक्चर देते हैं, ताहम वो इस हमले में महफूज रहे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमला कोई पहला वाकया नहीं। इससे कबल भी फरवरी में एक शख्स ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमले की कोशिश की थी। हमलावर ने मुबैना तौर पर उनकी पगड़ी जमीन पर फेंकने और गला दबाने की कोशिश की, जिसे मौके पर मौजूद अफराद ने नाकाम बना दिया। जबकि मार्च 2021 में भी अलामा साहब पर हमला हुआ। एक शख्स चाकू लेकर अकेडमी में दाखिल हुआ और उन पर हमला कर दिया, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जख्मी हो गए थे। इसके अलावा 2017 में भी एक कातिलाना हमला किया गया जिसमें वो महफूज रहे थे। गुज़िश्ता साल उन्हें मुबैना तौहीन मजहब के मुकदमे में गिरफ्तार भी किया गया था, तहम दिसंबर 2025 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जिंदगी तनाज़ात से भरी है, लेकिन यह वाकया एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है कि जब माशरे में इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने की हदें कमजोर पड़ जाएं तो गुफ्तगू की जगह खामोशी और दलील की जगह रद्द अमल ले लेता है। ऐसे माहौल में ना सिर्फ अफराद गैर महफूज होते हैं, बल्कि इल्म, तहकीक और मुकालमा भी दबाव में आ जाता है। असल मसला सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि वो फजा है जिसमें हर इख्तिलाफ राय को खतरा समझ लिया जाए। जब सवाल, जवाब और बहस का दरवाजा बंद होने लगे तो मुआशरा तवाजुन खो देता है। यही वो नुक्ता है जहां सोचना जरूरी हो जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।